Hello students, welcome all of you in our next class of chapter 7 12th class. The topic we will discuss today is AC generator. क्या होता है AC generator हम 10th क्लास में भी एनालाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. थ्योरेटिकली हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि AC जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, डायग्राम से हमने समझा था उसकी कंस्ट्रक्शन को, बट वर्किंग नहीं थी. मैथमेटिकल एनालिसिस 10th में नहीं था. कुछ बच्चे 10th क्लास में AC जनरेटर का वर्किंग मॉडल भी बनाते हैं, हम भी बना सकते हैं. 10th क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बना के बैठ जाते हैं. पता होना चाहिए, मॉडल हमें बनाना चाहिए 10th क्लास में. हो सकता है कुछ बच्चों ने बनाया होगा, अच्छा है, क्योंकि वर्किंग मॉडल जब बनाते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं हम कि कैसे काम करता है. बट अभी हमें उसको और एडवांस फॉर्म में पढ़ना जो 10th में हमने सीखा था. कैसे देखें जरा, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. द डिवाइस, व्हाट इज एसी जनरेटर, करें स्टार्ट. द डिवाइस क्या करेगा, द डिवाइस which converts one form of energy, especially mechanical energy, which converts one form of energy into electric energy, especially कहें तो which converts mechanical energy लिखना बेटर होगा. और mechanical में भी कौन सी, kinetic energy, which converts mechanical energy into electric energy. मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है ये यहाँ पे हम समझेंगे. यानी एक तरह से एसी जनरेट्स नथिंग, इट जस्ट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जस्ट एनर्जी कन्वर्ट करता है. एक तरह से एनर्जी कन्वर्टर है. दैट्स व्हाई एनर्जी, वही लोकोमी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. मैकेनिकल से कैसे कन्वर्ट होगी ये हमें पढ़ना है. मैकेनिकल एनर्जी कहां से आई, इसके बहुत सारे सोर्स हैं, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं. लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होगी वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो एसी जनरेटर है. थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, विंड मिल में बहुत सारे आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के तरीके हैं. दैट्स व्हाई हमें मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट होगा ये यहां पढ़ना है. एसी जनरेटर को और क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर इज आल्सो नोन एज डायनामो. डायनामो भी इसको क्या कहते हैं, एसी जनरेटर इज आल्सो नोन एज डायनामो. डायनामो यू नो, नाम सुना होगा, काफी फेमस मैजिशियन है वो वाला. डायनामो इसका भी नाम है, पढ़ें. द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका प्रिंसिपल क्या होगा. लेट्स टॉक अबाउट, नेक्स्ट इज इट्स प्रिंसिपल, कैसे काम करता है. प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. कैसे जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था, किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जब कॉइल में करंट पास कराएंगे तो कॉइल रोटेट कर जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा. करंट पास कराया तो रोटेट कर जाएगी. और ये उसका उल्टा है, कैसे, रोटेट कराएंगे तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. लेट मी रिपीट, कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम समझ ध्यान में आ रहा होगा. कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसमें करंट पास कराएंगे तो रोटेट कर जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. बट रोटेट कराएंगे तो करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. होप यू अंडरस्टैंड. लिख दें क्या था, व्हेन a coil rotates in a uniform perpendicular magnetic field. When a coil rotates in a uniform perpendicular magnetic field,
देन कंडीशन है उसकी, देन करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उस कॉइल में करंट और ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। व्हाट इट, डायग्राम से समझेंगे। व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जी। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर, व्हाट इज आर्मेचर समझेंगे। सेकंड वन इज फील्ड मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स। थर्ड वन आर slip rings and fourth one are brushes, fourth one is brushes। सबको एक एक करके डायग्राम से समझते हैं। व्हाट इज आर्मेचर, आर्मेचर इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, हम लेके चलेंगे यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, बाकी कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है। अ रेक्टेंगुलर फ्रेम फिक्स्ड ऑन आ रोटर, रोटर यानी कि रॉड पे फिक्स कर देते हैं, इसे बोलते हैं रोटर। यहाँ पे एक हैंडल मैं शो कर देता हूं इस तरह से, जस्ट इसकी हेल्प से इस रोटर को हम ऐसे रोटेट कराएंगे विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको मैं ऐसे रोटेट करा, इसकी हेल्प से यहाँ से ऐसे रोटेट कराएंगे। वो रोटेशन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हम मैकेनिकली रोटेट कराएं या किसी और मीन की हेल्प से हम रोटेट कराएं। इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टन्स वाइंड अप कर देते हैं इस तरह से। और यू कैन इमेजिन लाइक दिस, वायर के दोनों एंड यही हैं। व्हाट इज आर्मेचर, इट इज द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल भी कह सकते हैं। इट इज द कॉइल does what, coil fixed on rotor, fixed on rotor, having large number of turns, having large number of turns of thick insulated copper wire, thick insulated copper wire, that is known as armature। second one is field magnets, field magnet क्या होते हैं, when a coil rotates in a uniform perpendicular magnetic field, यानी इस coil को रोटेट मैग्नेटिक फील्ड में कराएंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम रखते हैं मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ हमने रख दिया नॉर्थ पोल और यहाँ हमने रख दिया साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे। These poles are known as field magnets. Field magnets are the magnetic poles. These are the magnetic poles. Does what? Magnetic poles which provide what? Which provide uniform perpendicular magnetic field, जो यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए होर्शू मैग्नेट रखें या कोई दो अलग अलग मैग्नेट रखें, मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं। व्हाट आर स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। एक्चुअली जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करेंगे कॉइल, इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। कितना, कैसे, अभी वर्किंग में डिस्कस करेंगे। जैसे रोटेट कराएं इसमें करंट जनरेट हो गया, इंड्यूस हो गया। उस करंट को हमें कहाँ कंज्यूम करना है, जो करंट जनरेट होगा यहाँ पे इंड्यूस होगा, उसे हमें इस डिवाइस के अक्रॉस कंज्यूम करना है। जहां भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है उसे लोड रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। बट दिस लोड रेजिस्टेंस में बी अ फैन, अ टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी कोई भी डिवाइस हो सकता है जहां इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूम करेंगे, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। अनदर पॉइंट इज, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इतना ही मैकेनिज्म है,
इसको 10th में भी हमने पढ़ा होगा डायग्राम से अच्छे से। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको यहाँ तक कैसे लेके आए हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज जैसे ये तो रोटेट करेगा बट डिवाइस तो रेस्ट में रहेगा, डिवाइस रोटेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक लेके आने का जो मैकेनिज्म है दैट इज स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। एक एक करके समझते हैं। इसी रोटर पे ही सर्कुलर मेटालिक रिंग्स फिक्स कर देते हैं इस तरह से, सर्कुलर मेटालिक रिंग्स रोटर पे फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। रोटर है, इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर मेटालिक रिंग्स फिक्स कर देंगे। मेटालिक रिंग्स फिक्स्ड है इसके ऊपर, ये रोटेट करेगा तो रिंग भी रोटेट करेंगी। गॉट इट? स्लिप रिंग्स आर these are what? These are circular metallic rings. Circular metallic rings क्या करती हैं, काम क्या है? Circular metallic rings, complete ring है, which supply the current from armature to load resistance, which supply the current from armature to load resistance। यहां से करंट को यहां तक सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। These are metallic rings, let R1 and R2। What are brushes? The fourth part, brushes क्या होंगी? यानी जैसे मेटालिक रिंग को अटैच करेंगे, वायर का एक एंड इससे कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा एंड था उसके अंदर से इंसुलेट करा के, इसके अंदर से तो पास हो रही है बट इससे टच नहीं हो रही है। यू कैन इमेजिन, इससे टच नहीं कर रही कहीं भी R1 से, और इस दूसरे एंड को सेकंड रिंग से कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, करंट जनरेटेड रिंग्स R1 R2 रिंग्स तक पहुंच गया है। अब रिंग्स भी रोड के साथ रिंग्स भी रोटेट करेंगी ऐसे ऐसे, उस करंट को आगे कैसे भेजें, उसके लिए हम लगाते हैं ब्रशेस। ब्रशेस आर द मेटालिक पीसेस। इस तरह से मेटालिक पीस होते हैं कि यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह से, ब्रशेस आर द मेटालिक पीसेस, और इनको हम फिर लोड रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। दीज आर द ब्रशेस। अब ब्रशेस क्या हैं थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा। ब्रशेस आर द मेटालिक पीसेस, और कार्बन रॉड भी यूज करते हैं, ध्यान देंगे, मेटालिक पीसेस और कार्बन रॉड्स, इनका काम भी वही है। क्या काम है? which supply the current from armature to load resistance। इनका काम भी वही है, करंट को आर्मेचर से लोड रेजिस्टेंस तक सप्लाई करना। कैसे समझते हैं जरा। रिंग पे करंट आ गया, अब करंट से यहां कैसे जाएगा, ये मेटालिक पीस कैसे काम कर रहे हैं। ये रोटर पे ये सर्कुलर मेटालिक रिंग हमने फिक्स कर दी है, फिक्स है, ये साथ में रोटेट करेगी। एक मेटालिक पीस हमने लिया, इस रोटर के ऊपर ऐसे टच करा दिया है, ऐसे टच कर रहा है, जस्ट कांटेक्ट में है, फिक्स नहीं है। ये कहीं पीछे यहाँ पे किसी बोर्ड पे फिक्स कर देंगे इसको, इससे कांटेक्ट बना रहेगा। जब ये मेटालिक रिंग रोटेट करेगी तो कांटेक्ट बना रहेगा, जिससे क्या होगा, करंट रिंग्स इस मेटालिक रिंग में से इस मेटालिक स्ट्रिप के थ्रू आगे चला जाएगा। यानी ये यहाँ पे ऐसे टच कर रही है, कांटेक्ट बना रहेगा कंटिन्यूअसली, ऐसे रोटेशन होगा, कंटिन्यूअसली रिंग रोटेट करते रहेगी और इसके साथ कांटेक्ट में रहेगी। तो करंट रिंग से ब्रश पे जाएगा, ब्रश से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, इसकी हेल्प से करंट सप्लाई हो जाएगा। जिन्होंने वर्किंग मॉडल बनाया होगा 10th में, या अभी भी देखना चाहे देख सकते हैं, बड़ा आसान वर्किंग मॉडल देखना चाहे देख सकते हैं। जैसे मॉडल को देखेंगे बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है ना। ऐसे कांटेक्ट कंटिन्यूअसली रहेगा बट फिक्स नहीं, ऐसे है, ऐसे स्लिप होता रहेगा इसके ऊपर, जिससे यहां से करंट इसमें होते हुए आगे चला जाएगा। ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ये फिक्स रहेगा, बट करंट पास होता रहेगा इससे हमारा डिवाइस फिक्स रहेगा, ये रोटेशन होता रहेगा, करंट सप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। व्हाट इज इट्स वर्किंग हम पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th में नहीं थी वर्किंग। वन मोर, एसी जनरेटर एनसीईआरटी में चैप्टर 6 में गिवन है।
बट मैं चैप्टर 7 में पढ़ाता हूँ, यहाँ डिस्कस करता हूँ। मैंने चैप्टर 6 में बता दिया था। एसी जनरेटर में यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो हमने यहाँ डिस्कस किया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द वर्किंग। रोटेट करेगी विद ओमेगा। लेट द कॉइल रोटेट्स within angular velocity omega, बहुत आसान वर्किंग है और क्वेश्चन यहीं से आता है। कैसे रोटेट करेगी तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। एट द कॉइल रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स phi b across the coil at any instant, किसी भी t टाइम पे at any instant t मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल एट एनी टाइम, यहां थी t टाइम में ऐसे आ गई है तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या फॉर्मूला है, that is BDS cos theta, BDS cos theta for one turn, but बहुत सारे टर्न्स हैं तो multiplied by number of turns n into magnetic field B। DS तो हम जनरली एरिया के लिए लिखते हैं, बट इस कॉइल का एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल A, so DS becomes capital A into cos what is theta। t टाइम में कॉइल कितना रोटेट कर जाएगी, मींस एंगल रोटेटेड इन टाइम t विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। t टाइम में कितना एंगल कवर होगा, दैट इज ओमेगा t, बिकॉज थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओमेगा बाय स्मॉल t, सॉरी ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा बाय स्मॉल t, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल T, या फिर 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। तीनों का मतलब सेम है। हमें एट एनी टाइम एंगल चाहिए था, स्मॉल t पे चाहिए था, तो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू स्मॉल t। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालें, लेट अस अप्लाई फैराडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ, देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। वर्किंग इतनी है, बस ये 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। फैराडे लॉ अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। According to Faraday's law of electromagnetic induction, याद होना चाहिए फैराडे लॉ क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बी बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी था n, बट ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐड कर लो या यहाँ ऐड कर लो, दोनों जगह ऐड कर दिए तो गलत हो जाएगा। We have taken number of turns in magnetic flux, total flux हम ले चुके हैं, तो यहाँ आप number of turns से multiply नहीं करेंगे। This becomes minus d by dt of flux is this one NBA cos omega t। cos का डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। Induced EMF is NBA इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज अगेन व्हाट, हमसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इंटीग्रेशन बता देते हैं, इंटीग्रेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन बताते हैं। अक्सर यहाँ प्रॉब्लम रहती है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंड इंटीग्रेशन प्लस साइन। अक्सर यहाँ मिक्स होते हैं बच्चे, बहुत बार प्लस माइनस का गड़बड़ करते हैं। बार बार कहता हूँ हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही आंसर हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, सभी अपना अपना तरीका सब बना लेते हैं कैसे याद रखें, बट सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये अब मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं है। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो इट बिकम्स माइनस साइन ओमेगा टी इनटू, चेन रूल लगेगा, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा, दैट इज
दैट इज इक्वल्स टू, और ये माइनस बाहर पहले से भी था, एक माइनस बाहर पहले से भी है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम, टी टाइम पे इतना है, वेयर एन बी ए ओमेगा को हम लिख देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी. व्हाट इज वी नॉट? वेयर एन बी ए ओमेगा को क्या लिखते हैं? वी नॉट. व्हाट इज दिस? दिस इज द क्या लिखे? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ. मैक्सिमम को कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे. मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज अब इसको कुछ बच्चों ने सिंबॉलिकली बड़ा अच्छा सिंबल दिया, एन बी ओमेगा, यानी क्या था, कुछ वर्ड यूज किया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया था. एन बी किसी एसोसिएशन का नाम है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ईएमएफ आ गया तो करंट भी होगा. व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, दैट इज V by R. इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दिस इज V naught sin omega t divided by R. V by R current, maximum V by R, maximum current. So I becomes equal to I naught sin omega t. I naught sin omega t. हमें ध्यान होगा this is the equation for alternating current. ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 हमने स्टार्ट जब किया था पहली क्लास में, पहले ही डेफिनेशन ये थी ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है. हमने यहीं से स्टार्ट किया था और इक्वेशन हमने सबसे पहली इक्वेशन यही लिखी थी, वही इक्वेशन आ गई है, यही डेफिनेशन थी एसी की. और ये डिवाइस भी यही प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द इक्वेशन फॉर एसी. सो दैट डिवाइस इज एसी जनरेटर, ऑल्सो नोन एज डायनामो. इसमें I नॉट क्या है? I नॉट इज एन बी ए ओमेगा बाय आर. व्हाट इज दिस? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इट इज. व्हाट इट? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर. अब पॉइंट आया बोर्ड एग्जाम में, अभी लेटेस्ट ही 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, एसी जनरेटर नहीं कहा, नाम यूज नहीं किया डिवाइस का, बट ये पूछ लिया. नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज, ट्रिकी लैंग्वेज यूज करके, ट्विस्ट करके यूज कर लिया. क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट, और वी कैन से डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट across a coil placed in a uniform perpendicular magnetic field, rotates with an angular velocity omega. Number of turns in the coil is n, magnetic field is B, area of the coil is A. Derive the expression for induced current. मतलब कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है. परपेंडिकुलर मींस जो जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगी, जो कॉइल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. ये लैंग्वेज यूज की और हमें डेराइव एन एक्सप्रेशन बोल दिया या कैलकुलेट कह दिया. मतलब हमें ये सब नहीं करना था, डायरेक्टली ये हमें डेराइव करना था, ये हमें कैलकुलेट करना था. व्हाट इज दिस? वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर. तो हमसे जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे एग्जाम में एसी जनरेटर डेराइव करो, नहीं, वो लैंग्वेज भी यूज कर लेंगे. एंड वन मोर, चैप्टर 6 में इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी है, वो उस न्यूमेरिकल में भी कहीं नहीं लिखा एसी जनरेटर, बट उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन एग्जैक्टली यही, यानी जो मैंने अभी लैंग्वेज बोली वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया. तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं एसी जनरेटर बोलेंगे तभी ये करना है, इसका मतलब हम समझे कि सिचुएशन क्या है. ये सिचुएशन जब भी पूछे अप्लाई करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. एक तो एडिशनल पॉइंट में क्लियर कर दूं, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इज डबल फेज
double phase, or we can say two phase AC generator. ये क्या होगा जी? वन मोर, देयर इज ट्रिपल फेज यानी थ्री फेज एसी जनरेटर, फोर फेज एसी जनरेटर, मल्टीपल फेज एसी जनरेटर। ये क्या होते हैं? एडिशनल पॉइंट है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इनका मतलब क्या है ये यहां से देखेंगे। एडिशनल है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। मान लेते मैकेनिकल एनर्जी कहां से आ रही है? मैकेनिकल एनर्जी किसी डैम में जो वाटर किसी हाइट पे इकट्ठा हो गया है, वो वाटर जब गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे ही वो डायनामो यानी टरबाइन बोल देते हैं, टरबाइन पे जैसे हिट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और टरबाइन को रोटेट करा देगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी यानी टरबाइन रोटेट करेगा, डायनामो यानी एसी जनरेटर रोटेट करेगा। इसे रोटेट किसने कराया? हैंडल लगाया था ना मैंने, किसने रोटेट कराया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर गिरेगा उसके ऊपर, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ने इसे रोटेट करा दिया। यानी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब पॉइंट है, कई बार पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा जनरेट कर देता है, जिससे ओमेगा बढ़ जाता है, ओमेगा ज्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाती है। बट हमें क्या चाहिए? यू नो व्हेन इन इंडिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी तो मुझसे ज्यादा नहीं रख सकते, बट पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर देता है। सिर्फ ज्यादा स्पीड होगी तो उसके लिए क्या कंक्लूजन निकाला इंजीनियर्स ने? एक कॉइल ये है, इसी के साथ एक परपेंडिकुलर कॉइल एक और लगा दी। एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, एक ही सेटअप में एक और कॉइल ऐसे लगा दी, दोनों कॉइल आपस में इंसुलेटेड है। यानी ये कॉइल अलग, ये रोटेट करेगी, इसमें एसी जनरेट होगा, ज्यादा एनर्जी है तो दूसरी कॉइल लगा दी। पहले स्टडी करना पड़ता है वो सारा। दो कॉइल लगा दी, इसमें अलग और दोनों में अलग अलग एसी जनरेटर होगा, क्योंकि दोनों रोटेट करेंगी। दोनों रोटेट करेंगी तो दोनों में अलग अलग एसी जनरेट होगा। यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी तो हमने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। देखिए फ्रीक्वेंसी वही रखनी है, और ज्यादा एनर्जी है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट उनमें तो न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तो वहां पे थ्री फेज, मल्टीपल फेज पूरा डिटेल में स्टडी करके इंजीनियर्स पहले स्टडी करते हैं कि यहाँ से कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी से हमें स्पीड वही रखनी है, तो उसके लिए सिंगल कॉइल आर्मेचर लगाएं या दो आर्मेचर परपेंडिकुलर लगा दें। तीन होगी तो इक्वली इंक्लाइंड 120 डिग्री पे 1, 2 और 3 लगा देंगे। 4, 5 ऐसे ज्यादा एनर्जी है तो कॉइल्स बढ़ा देते हैं, जिससे जितनी भी एनर्जी, सारी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सभी कॉइल्स में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, सबको अलग अलग जगह सेव करके आगे सप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फेज, ट्रिपल फेज एंड मल्टीपल फेज एसी जनरेटर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, या आगे बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई बच्चा जाता है तो वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या इन फ्यूचर किसी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी कंपनी में आप जॉब करेंगे एज एन इंजीनियर या रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़नी है चीजें। हमारे सिलेबस में यहीं तक आएगा, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। मैंने बताया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।